वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। आज स्पर्श भाग 1 में संकलित पाठ तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसे शरद जोशी जी ने लिखा है और इसके प्रस्तुत करता है धरित्री डेका। तो पाठ को जानने से पहले लेखक परिचय को जानना बहुत ज़रूरी है। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1929 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था और इन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरी की थी, लेकिन नौकरी छोड़कर लेखन से पूरी तरह जुड़ गए। फिर लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। दूरदर्शन पर प्रसारित कुछ धारावाहिकों की हास्य व्यंग्यपूर्ण पटकथाएं और संवाद लिखे। हिंदी साहित्य में व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में से एक है। तो शरद जोशी की विशेषता ये है कि इन्होंने बहुत सारी व्यंग्य रचनाएं लिखी है और व्यंग्य साहित्य को इन्होंने बहुत ही प्रतिष्ठा दिलाई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार छल्लियां, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, अंधों का हाथी एक था गधा जो कि व्यंग्य नाटक है, मैं केवल मैं सिर्फ उर्फ कमलमुख पिए। तो ये उनकी कृतियां हैं। भाषा शैली, इनकी भाषा अत्यंत सहज सरल है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाए जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। कहने का अर्थ ये है कि समाज में जितनी विसंगतियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, उनका उन्होंने बहुत ही बेखौफ होकर के बहुत ही हास्य व्यंग्य से भरे हुए उन्होंने ये चित्रण किया है। हास परिहास के साथ उसको चित्रित किया है। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का सार इस प्रकार है। तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग्य रचना है। इसमें लंबे समय तक आसन मारकर बैठ जाने वाले अतिथियों पर कटाक्ष किया गया है। यानी ऐसे मेहमान होते हैं जो किसी के घर आते हैं, एक तो बिना बोले ही आते हैं और बहुत दिन तक अधिक ठहरते हैं और जाने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे अतिथियों पर लेखक ने ये व्यंग्य किया है। लेखक के घर में अतिथि का चौथा दिन हो चुका है और वह जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उसी से परेशान होकर के लेखक सोचता है। लेखक अपने अतिथि का चौथे दिन का सत्कार करते करते परेशान हो जाता है। वह चाहता है कि यह मेहमान घर से निकले। वो मन ही मन उस अतिथि से पूछता है, हे अतिथि, यहाँ आराम से सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, उधर कैलेंडर की तारीख बदल बदल कर तुम्हें वापस जाने का संकेत दे रहा है। तुम्हारा आतिथ्य बहुत लंबा हो चुका है। इतनी देर तक तो वो एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर नहीं रुके थे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि चौथा दिन हो चुका है और वह अतिथि जो है आराम से बैठे हुआ सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि कैलेंडर की तारीखें भी बदली जा चुकी है, लेकिन फिर भी उसे कैलेंडर की तारीख नज़र नहीं आ रही है। और लेखक ने यहाँ तक सोचा कि जो चांद में जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे वो भी क्या है, ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं ठहरते हैं और वापस चले आते हैं। ठीक उसी तरह इस अतिथि को भी मेरे घर से चले जाना चाहिए। अतिथि का स्वागत सत्कार। लेखक के घर में जब अतिथि पहले दिन आता है तो लेखक ने कैसे उनका स्वागत किया उसी के बारे में बताया है। लेखक ने एक अच्छी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया था। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया। 2 सब्जियां, रायता तथा मीठा भी बनाया, ये सोचकर कि सुबह वाली ट्रेन से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए चले जाएंगे। परंतु अतिथि जमा रहा। फिर दोपहर के भोजन को भी लंच जैसा गरिमामय बनाया और रात्रि को सिनेमा भी दिखाया गया। कहने का मतलब है, जब पहला दिन आया रहा अतिथि तो लेखक ने उसे बहुत अच्छी तरह स्वागत किया, बहुत अच्छा खाना खिलाया, 2 सब्जियां, रायता और मीठा भी बनाया, इस उम्मीद से कि वह सुबह होते ही ट्रेन पकड़ करके घर चला जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी वह अतिथि लेखक के घर में रहता है, तो लेखक ने उसे अच्छा खाना खिलाने के साथ रात को सिनेमा भी दिखाया।
तीसरे दिन कपड़े धुलवाने की फरमाइश। तीसरे दिन धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की, जिससे उसके ठहरने की इच्छा प्रकट होती है और लेखक को एक आघात सा लगता है। उसे वह अतिथि अब देवता की जगह राक्षस लगने लगा। पत्नी ने सुना तो वो भी आंखें तैरने लगी। कहने का मतलब है तीसरा दिन तो अतिथि ने हद ही कर दी और अपनी पोशाक जो है, अपने कपड़े जो है वो धोबी को धुलने के लिए देने की बात कहता है। तो जो लेखक है उसको बहुत हैरानी होती है कि मतलब कहने का मतलब है कि वह अब अतिथि जो है जाने वाला नहीं है। और जब पत्नी को पता चला तो उसे भी गुस्सा आया। चौथे दिन की बोरियत। तो तीसरा दिन बीत चुका है, चौथे दिन कपड़े धुलकर आ जाते हैं, फिर भी वह डटे हुए थे। अब लेखक और अतिथि के संबंधों में आए मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो जाते हैं। दोनों अपने अपने में मग्न होकर पढ़ रहे हैं। सौहार्द समाप्त हो चला है। भावनाएं गालियां बनती जा रही है। पत्नी बोर होकर अब खिचड़ी बनाने की बात कहती है। तो चौथे दिन उनके बीच की बातचीत बंद हो जाती है, क्योंकि जितनी भी चर्चाएं थी, बातचीत थी के विषय थे, वे सभी खत्म हो जाते हैं और दोनों ही अपने अपने तरह से व्यस्त हो जाते हैं। लेखक यहाँ अखबार पढ़ता है तो अतिथि फिल्मी पत्रिकाएं पलट रहा है। तो इस तरह से दोनों के बीच संबंध जो है धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। सौहार्द यानी प्यार समाप्त होते जाता है और पत्नी भी यहाँ पर अब साधारण खाना जो है उसे बना करके खिलाने की बात कहती है। बढ़ती हुई खींच। लेखक अतिथि को कहता है उसे अतिथि बनकर रहना अच्छा लग रहा है। घर को स्वीट होम कहा गया है, परंतु उसके होने से लेखक के घर की स्वीटनेस समाप्त हो रही है। अब उसे चले जाना चाहिए, वरना गेट आउट कहने की नौबत आ पड़ेगी। तो इस तरह से लेखक के भीतर की खींच जो है बढ़ रही है और वह जो है उसे गेट आउट कहने तक के लिए तैयार हो जाता है। यदि वह कल सवेरे अपने आप ना चले गए तो लेखक की सहनशीलता जवाब दे जाएगी। माना कि देवता अतिथि जो होते हैं वो देवता होते हैं, परंतु वह तो मनुष्य है। देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखते हुए उसे अपने आप विदा हो जाना चाहिए। तो लेखक का कहना है कि वह मनुष्य है और अतिथि जो है वो देवता के समान है और देवता और मनुष्य कभी एक साथ नहीं रहते हैं। देवता दर्शन देकर चले जाते हैं तो अतिथि को भी दर्शन दे करके यहाँ से चले जाना चाहिए, तभी उनका देवत्व जो है कायम रहेगा, तभी देवता का सम्मान है। यानी कि उसे जो है अतिथि को सम्मान सहित लेखक के घर से चले जाना चाहिए। तो यहाँ एक उक्ति भी बताया है जो कि पुस्तक में है, एक मनुष्य ज़्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है दर्शन दे और लौट जाए, तुम भी लौट जाओ अतिथि। तो लेखक भी यही कामना कर रहा है। तो इस तरह से जो है लेखक कामना करता है और उसको जो है गेट आउट कहने तक की नौबत ना आए, इसीलिए उसको वहाँ से घर से जाने की बात कर रहा है। तो यहाँ कुछ प्रमुख किताब में आई हुई कुछ उक्ति और व्याख्या है जिसको पढ़ना है बच्चों। जैसे मिट्टी खोदना वाली बात आई है तो इसका इस अर्थ जो है किताब में है कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो है एस्ट्रोनॉट्स भी वहाँ से लौट करके आते हैं, तो काम पूरा करके वापस आते हैं, मिट्टी लेकर के वापस आते हैं। लेकिन पाठ के संदर्भ में इसका अर्थ है परेशान करना, आर्थिक रूप से बोझ डालना, पैसे खर्च करवाना। यानी कि अतिथि के रहने से लेखक का खर्च बढ़ रहा था, परेशानी बढ़ रही थी और एक तरह से आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक रूप से उन पर बोझ पड़ रहा था। तो इसी संदर्भ में इसका अर्थ है। भारी चरण कमल। तो इस उक्ति की व्याख्या है, इसमें व्यंग ये है कि अतिथि है तो पूज्य ही, उसके चरण कमल के समान पूज्य है, किंतु लेखक के लिए वे चरण भारी पड़ रहे हैं। यानी कि अतिथि के रहना लेखक के घर में उसे भारी पड़ रहा है। बातचीत और ठहाकों में परिवर्तन। पहले बातचीत उछलती हुई गेंद की तरह चहक से भरी हुई थी। ठहाके रंगीन गुब्बारों की तरह वातावरण को रंगीन बनाते थे, परंतु मेहमान के जबरदस्ती चिपक जाने के कारण बातचीत में ठहराव आ गया है। आपसी वार्ता लगभग बंद हो गई है, ठहाके समाप्त हो गए हैं।
स्वीट होम की व्याख्या कैसी है देखते हैं। अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ सब हमारे अपने होते हैं, कोई परायापन नहीं होता। इसलिए किसी प्रकार की औपचारिकता, शालीनता या बोझिलता नहीं होती है, यानी सभी लोग घर में अपनेपन के भाव के साथ अनौपचारिक ढंग से रहते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार वहाँ उठ बीठ बैठ और खा सकता है, इसीलिए हमेशा घर को स्वीट होम कहा गया है, होम स्वीट होम, क्योंकि वहाँ पर सभी घर के सदस्य आपस में मिलजुल करके रहते हैं। मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इस पंक्ति का भाव क्या है? मनुष्य का स्वाभाविक व्यवहार, यानी कि मनुष्य यदि अपनी मनमानी पर आ जाए तो वह किसी को अधिक समय तक सहन नहीं करता है। अपने घर पर बोझ बने व्यक्ति को तो बिल्कुल भी सहन नहीं करता है। अर्थात इस पाठ में भी लेखक अब अतिथि को सहन नहीं कर पा रहा था और वह उसे गेट आउट कहने तक के लिए भी तैयार था। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है इस संदर्भ में आए हैं जिनको हमें समझना है। अतिथि देवो भव की व्याख्या जो है आधुनिक संदर्भ में, यानी कि अतिथि देवो भव ये उक्ति है और हमें इसकी व्याख्या करनी है कि आज के युग में, आज के संदर्भ में ये बात कहाँ तक सही है। अतिथि देवता के समान होते हैं, यह उक्ति कभी ठीक रही होगी। आधुनिक युग में यह उक्ति बेमानी हो गई है। आज लोगों के पास अपने लिए ही समय नहीं है, वे अतिथियों को कैसे समय दे। आज के लोग कमाने में, कैरियर बनाने में, पढ़ने पढ़ाने में अधिक ध्यान देने लगे हैं। अतः आप अतिथि के आने पर उनकी खुशी बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। दूसरा है, शरद जोशी द्वारा लिखित इस लेख में किस तरह के लोगों पर व्यंग किया गया है? तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी की मजबूरी को नहीं समझते हैं। किसी के घर मेहमान बनने में उन्हें मज़ा आता है, जबकि उनके मेहमान बने रहने से दूसरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इस और इनका ध्यान नहीं जाता है। ऐसे लोग निर्लज भाव से कई दिनों तक दूसरों के घर में रहते हैं। शरद जोशी का लेख ऐसे लोगों पर ही व्यंग करता है। तो ये प्रश्न का उत्तर इस तरह से आप लोगों को लिखना है। अतिथि को देवता कहकर जोशी ने किस प्रकार का व्यंग किया है? जोशी जी ने, यानी शरद जोशी जी ने अतिथि को देवता कहा है तो वह कहते हैं कि देवता दर्शन देकर लौट जाता है। स्पष्ट है कि अतिथि भी देवता है जब वह उचित समय तक दूसरों के घर रहे। अगर वह अधिक समय तक रुकेगा तो घर वाला मनुष्यबाजी करने में उतर आएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको करने हैं। वो है, लेखक की प्रमुख कठिनाई क्या थी जिसको मेहमान समझ नहीं रहा था? दूसरा है, लेखक और अतिथि के बीच खामोशी कब छा जाती है? तीसरा है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? और चौथा है, लोग दूसरों के होम स्वीटनेस को काटने ना दौड़े कथन की व्याख्या पाठ के संदर्भ में कीजिए। तो इस पाठ को पढ़ने के पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को करने हैं और इस तरह से ये पाठ जो है तुम कब जाओगे अतिथि यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे आने वाले वीडियो मेरे ज़रूर देखें। सभी को धन्यवाद।